व्हाट वी कैन से, एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, लेट 11C फिजिक्स, ओके। तो लेट यस इफ क्वेश्चन है, पहले मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। इफ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 200%, ठीक है। और वी कैन से, थोड़ा सा इसको लैंग्वेज और मॉडिफाई कर दे एक बार, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल increases by 200%, then find the percentage change in momentum, then find the percentage change in a, उसके मोमेंटम में क्या करना है आपको, परसेंटेज चेंज निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? आई थिंक क्या करना है, ये कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2mk, इफ यू रिमेंबर। तो पी स्क्वायर अपॉन 2mk इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो उस पर मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कल, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2mk और p इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk हो जाएगा, और k इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। याद है कि नहीं है? तो दैट इज द formula that we yesterday discussed, कि momentum square equals to 2 into mass of kinetic mass into kinetic energy of a object. So और k equals to p square upon 2m, that we can write. अब ये कहता है कि काइनेटिक एनर्जी को 200% इंक्रीज कर देता है। काइनेटिक एनर्जी को कितना इंक्रीज कर देता है? 200% इंक्रीज कर देता है। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम। तो पार्टिकल के मोमेंटम में परसेंटेज चेंज क्या होगा? व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल? क्लियर? तो अभी देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 200%। इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यदि अपन मान लें K1, सपोज अपन क्या मान लें, इनिशियल kinetic energy is K1, let us we take, then final kinetic energy is K2, K1 plus K1 का 200%, यही लिखेंगे ना भाई। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 200%, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यदि मैं मान लूँ मैं K1 है, तो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K1 प्लस K2 इंटू 200, तो दैट इज K2 इक्वल्स टू 3K, सॉरी यहाँ K1 आएगा, तो K2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3K1 आ जाएगा। आई थिंक इज इट करेक्ट? इट इज क्लियर टू एवरीबडी? हमने क्या किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू निकाल लिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 लिया, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 200%, देन आई रोट K2 इक्वल्स टू K1 प्लस K1 इंटू 200 अपॉन 100, देन K2 K1 प्लस 2K1 तो 3K1, ओके। अब आप देख सकते हैं इसी तरह से इनिशियल मोमेंटम क्या लिखते हैं अपन, P1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2mK1, और फाइनल मोमेंटम अपन क्या लिखते हैं, P2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2mK2। तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर इक्वल्स टू K2 अपॉन K1, और यहाँ से अपन लिख सकते हैं P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू अंडर रूट K2 अपॉन K1, अंडर रूट K2 अपॉन K1। तो यहाँ से हमारा P2 बाई P1 क्या आ जाता है, K2 अपॉन K1 क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से अपन देख सकते हैं कि K2 बाई K1 कितना है, 3 है। अरे भाई K2 इक्वल्स टू 3K1 से हमारा K2 बाई K1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ -1 कर देंगे, तो दोनों तरफ -1 कर देंगे तो वी विल सी P2 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल्स टू
√3 होता है 1.732 माइनस 1। √3 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 1.732 होता है। अब आप परसेंटेज, ये देखो अब परसेंटेज चेंज यही तो हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम, और यदि अपन इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये परसेंटेज चेंज, तो यही ये जो आपका है यही तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम हो गया। यही तो क्या हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया ना मोमेंटम में बच्चों। इनिश फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन P1। So 1.732 minus 1 into 100. We can write then, so percentage change in momentum we can write percentage change in momentum we can write 0.732 into 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, लगभग 73.2%। तो परसेंटेज चेंज मोमेंटम क्या बन गया, 73.2%। आई थिंक इट इज क्लियर। तो बच्चों इस तरह से ये आपका, ये पॉइंट आपका थोड़ा मैंने गहरा कर देता हूँ। तो आई थिंक इट इज क्लियर। ये न्यूमेरिकल बताइए किसको समझ में नहीं आया, ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया क्या? जस्ट रेस्पॉन्ड, 11C क्लास रेस्पॉन्ड। You never respond or very few respond is there, by very few students there is a respond. Always you, sometime I doubt that ki sometime many students just switch off their camera and mic and on the class and they are not, yes sir aa gaya samajh mein, yes, when you respond then I can believe, then I believe also sometime, because sometime after saying frequently many students do not respond, then sometime I doubt that कि sometime ना just class is going on and you are not in the class, है ना भाई। ऑनलाइन क्लास बंक का मतलब समझ में आइए, ऑनलाइन क्लास बंक करने का तरीका कई बच्चे जो है वो करने लग गए, हमें पता है कई बार करते हैं, हो सकता है आप नहीं करते होंगे, अच्छी बात है ना। गूगल मीट पे क्लास ऑन कर ली और स्विच ऑन कैमरा कर लिया, माइक ऑफ कर दिया, कैमरा भी स्विच ऑफ कर दिया, क्लास ऑन है बस। अब आपका नाम भी आ रहा है यहाँ पे, आपका शो हो रहा है, लेकिन आप हो सकता है कि कहीं रजाई में सो रहे हो या आप आराम से अपना और कुछ कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। तो इसीलिए व्हेन आई आस्क समथिंग यू रेस्पॉन्ड, सो दैट आई कैन बिलीव दैट यस स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, स्टूडेंट्स आर studying well, understanding this logic. Now nobody has said that this question is not clear, so it means Irshad Hussain Mansoori always come late in the class. तो दिस इज द, अगेन यू सी, सबसे पहले परसेंटेज चेंज हमारा काइनेटिक एनर्जी में 200 था, तो अपन ने फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली, इंक्रीजेस बाय, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल का 200%, दैट इज 3K1। फिर अपन ने ये फॉर्मूला लगा दिया P स्क्वायर इक्वल टू 2M के, यहाँ से P2 बाई P1 √K2/K1 आ गया, K2/K1 3 है तो √3 आ गया। अब दोनों तरफ -1 क्यों किया, क्योंकि परसेंटेज चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यदि आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ओके, so that you always keep it in your mind my dear students। तो एक क्वेश्चन ये आपका हो गया, ठीक है ना। नाउ अपन वर्क एनर्जी थ्योरम भी मैंने आपको कल कराई थी, ठीक है ना। नाउ हाउ टू डू द क्वेश्चंस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वी विल सी नाउ। A ball weighing 10 gram is fired with a velocity of 800 meter per second. After passing through a mud wall that is 1 meter thick, its velocity reduces to 100 meter per second. Find the average resistance force offered by the mud wall। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम पर, ये वाला क्वेश्चन था मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन पर। नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन द, it can say the, yes, that is based on the momentum work energy theorem। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ए बॉल वेइंग 10 ग्राम, ठीक है, एक 10 ग्राम की बॉल है, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, विद वेलोसिटी
उसका वेलोसिटी दे रखा है 800 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या करती है, मड बॉल से पास करती है। कोई मड बॉल है, मड बॉल समझते हो ना, कीचड़ की, कीचड़ का मतलब कोई 1 मीटर थिक मड बॉल है, उसमें से बॉल पास करती है। और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, यू मान लेते हैं 800 मीटर पर सेकंड। यस, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी अपन ले लेते हैं 800 मीटर पर सेकंड। उसका इनिशियल वेलोसिटी अपन ले लेते हैं 800 मीटर पर सेकंड। और उसका फाइनल वेलोसिटी अपन ले लेते हैं, द वेलोसिटी रिड्यूसेस टू डिक्रीजेस टू 100 मीटर पर सेकंड। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय द मड बॉल। मड बॉल कितना रेजिस्टेंस, देखो सीधी सी बात है, एक 800 मीटर पर सेकंड से बॉल आ रहा है, वो मड बॉल में से पास हो रहा है और उसका वेलोसिटी रिड्यूस हो जाता है 100 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। और काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये डिक्रीजमेंट काइनेटिक मतलब उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स काम कर रहा है, तो यदि अपन यहाँ पे ये देखें कि रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगा। कल मैंने वर्क एनर्जी थोड़ा में यही तो बताया था, किसी भी फोर्स के कारण किया गया वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, रेजिस्टिव फोर्स। तो अपन लिख सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से रेजिस्टिव फोर्स के कारण जो किया गया वर्क डन है, that work done will be the equal to the change in kinetic energy. I think it is clear. So let I say if resistive force is F, यदि अपन क्या मान ले, रेजिस्टिव फोर्स क्या मान ले, F, then रेजिस्टिव वर्क डन, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रेजिस्टिव वर्क डन। रेजिस्टिव वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एफ एस कितना दे रखा है यहाँ पे, 1 मीटर। भाई मड बॉल का जो थिकनेस है वही इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि 1 मीटर कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, सीधी सी बात है। तो रेजिस्टिव वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू एफ एस। अब अपन क्या लगा देते हैं यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो F इंटू एस, डब्ल्यू का वैल्यू हाफ m कॉमन आ गया, और m का वैल्यू कितना दे रखा है, 10 ग्राम। तो m हो जाएगा 10/1000 किलोग्राम। सॉरी सॉरी 10 की पावर -2 किलोग्राम। ओके, तो 10 की पावर -2 किलोग्राम इसका क्या हो गया, बॉल का मास अपन ने कन्वर्ट कर लिया है किलोग्राम में। 10 की -2 रख देता हूं मैं m की जगह पे। अब वेलोसिटी कितनी रिड्यूस हो गई, 100 स्क्वायर माइनस 800 स्क्वायर। तो वी कैन राइट 10 की पावर -2, और यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 1 है। एस की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है। मड बॉल की थिकनेस, मड बॉल की थिकनेस क्या दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है स्टूडेंट्स। यस, तो दैट इज यस, तो 100 का स्क्वायर क्या हो गया, 10,000, और 800 का 64 इंटू 40 आ जाएगा। तो 10 की पावर 4 कॉमन आ गया, 10 की पावर 4, तो ये आ जाएगा। अब तो सोल्व कर लेना ही चाहिए आपको। 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 4 कॉमन आ गया, यहाँ 10 की पावर 4 और यहाँ भी 10 की पावर 4, तो 1 - 64 - 63 बचेगा। 1 - 64 हो जाएगा ना, 10 की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, तो 1 - 64 ये हो गया 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2/2 यानी 100/2 यानी 50। तो ये हो जाएगा माइनस, तो F हो जाएगा -50 इंटू 63।
तो आपका एफ आ जाएगा -0.53150 न्यूटन। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स है, या नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि दिस फोर्स इज ए नेगेटिव रेजिस्टिव फोर्स, यानी जो बॉडी की वेलोसिटी का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो नाउ आई सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यस तन्मय मीना, वेरी गुड। 3150 माइनस लगा दिया। देखो कई तरह से, कई बच्चे कई तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे अपन पहले से माइनस ले लेते हैं। मान लो अपन यदि पहले नेगेटिव लगा देते तो यहाँ लास्ट में हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, पहले ही अपन यदि माइनस साइन ले लेते तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाता, पॉजिटिव आ जाता। तो इसलिए आप कैसे भी कर लो, अपन ने पहले प्लस किया तो लास्ट में हमारा आंसर माइनस आ गया। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इज द डिक्रीज इन वेलोसिटी। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देयर इज ए डिक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है मड वॉल के कारण। तो देखिए मैंने आपको आज आते ही कल जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे उनके ऊपर एक एक क्वेश्चन करा दिया है। अब आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये मोरल ड्यूटी बनता है कि साइड प्लीज, वेरी गुड, ईशान लिख रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप क्या करें, इसके प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप करेंगे देन डेफिनेटली यू विल हैव मोर प्रैक्टिस एंड मोर आइडिया अबाउट द वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस। क्योंकि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो जितना बच्चे आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स, जब उतना ज्यादा ही आपको क्लियर होगा। तो दैट इज ओके। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो आपके स्कूल एनुअल एग्जाम में, जो बोर्ड पैटर्न के एग्जाम्स होते हैं उसमें आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और ये दोनों जो क्वेश्चन मैंने आज कराए इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। और जो मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था उसमें और कन्वर्स भी दे सकता है कि चेंज इन मोमेंटम देख के पूछ लेगा व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो भी आप कर सकते हैं उसी मेथड से। अभी हमने जो बताया था इसके पहले वाला क्वेश्चन, उसमें काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज चेंज दिया था, मोमेंट में पूछा था। मैं कह रहा हूँ मोमेंटम में परसेंटेज देके काइनेटिक एनर्जी में भी परसेंटेज चेंज पूछ सकता है। तो उसको आप उसी तरीके से कर लेंगे जैसे उसको कराया, बस उसमें आप P2/P1 का वैल्यू रख देंगे, K2/K1 आ जाएगा, -1 कर देंगे, लाइक दैट। I think this question is there any doubt in this question? You can ask me. Otherwise, I should go ahead now. Now, our next topic is there: conservative and non-conservative forces. So now we will discuss the conservative and the non-conservative forces. So I think it is clear. If any doubt, you can ask me. If any doubt, you can ask me, students. Otherwise, I should start the next topic. No doubt, nobody asking anything. Nobody is asking. Okay. So now we start the next topic. So students, today's topic is conservative and non-conservative forces. कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, दैट वी विल सी नाउ। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। देखो एनी जो भी वर्क डन होता है वो किसी न किसी फोर्स के कारण ही होता है, और जब कोई भी वर्क डन होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, मतलब उसका शिफ्टिंग होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो डिस्प्लेस जब होगा तो किसी न किसी रास्ते से होगा, किसी न किसी पाथ से होगा। अरे मतलब उसके जाने का कोई पाथ होगा। जैसे मान लो ये ग्राउंड है, तो आप इस बॉल को, आपको क्या करना है, इसको एच साइड तक ले जाना है। तो एक तरीका तो ये कि आपने डायरेक्ट इसको एच साइड तक उठा दिया, या फिर आपने एक तरीका क्या किया, आप इसको ऐसे ले गए फिर ऐसे उठा दिया और फिर ऐसे ले आए। या फिर एक तरीका क्या है कि आप उसको ऐसे ला के फिर ऐसे इंक्लाइन पे चढ़ा दिया, मतलब आपको एच साइड तक उसको पहुंचाना था कैसे भी करके, तो आपने उसको कई तरीके से चढ़ाया। ठीक है, तो अलग अलग पाथ से वो ऑब्जेक्ट आपका क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि यदि कोई फोर्स इस तरह का है, यदि कोई फोर्स इस तरह का है कि उसके कारण जो वर्क डन हो रहा है, दैट वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट अपना जब पोजीशन चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा,
तो इट विल बी पास थ्रू सम पाथ, उसका कोई ना कोई जाने का रास्ता होगा, पाथ होगा। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। मतलब उसको किसी भी रास्ते से ले जाओ, यदि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो वर्क डन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो अपन क्या बोलेंगे, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक्चुअली 3 डेफिनेशन है हमारे पास, इसमें से मैंने फर्स्ट डेफिनेशन बताई है आपको, दोबारा सुन लीजिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस की फर्स्ट डेफिनेशन, दोज फोर्सेस, चलिए मैं लिखता भी जाता हूं। तो पहले अपन कंजर्वेटिव फोर्सेस ले लेते हैं, नॉन कंजर्वेटिव इसके बाद अपन लेंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, नाउ वी कैन से those forces by which work done does not depend on path followed by object, only depends on initial and final position of object। केवल किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही वो डिपेंड करेगा, उसके पाथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा। देन वी से इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम क्या बोलेंगे, दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो देखिए इसको अपन एग्जांपल से प्रूफ भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे हमारा जो ग्रेविटी फोर्स होता है, क्या बोला, हर्ष स्विच ऑफ द माइक, हर्ष का माइक ऑफ है, ऑन है, लेट मी सी। हर्ष नारायण द्विवेदी, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हर्ष नारायण द्विवेदी, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। Yes, now he has switch off. No, not Harsh Narayan Dwivedi. Can you hear me? Yes. सो स्टूडेंट, समझ में आ गई बात आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट के कारण जो वर्क डन है, फोर्स है, उनके कारण जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पे डिपेंड करेगा, उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा। देन वी से दैट इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अब अपन देखो हमारा एग्जाम्पल क्या क्या इसमें हम देख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी फोर्स आपका नाम सुना होगा, mg और Gm1m2/r², वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आपका मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, दीज ऑल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेज में अपन ये भी कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी उसका लॉस नहीं होता, ये भी थर्ड डेफिनेशन में आएगा। तो एग्जांपल लेट अस से ग्रेविटी फोर्स, जैसे अपन लेते चलते हैं कि ग्रेविटी फोर्स की अपन बात करते हैं, दैट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब कैसे अपन अब ये वेरीफाई करते हैं, अपन एक्सप्लेन कर देते हैं इस बात को कि हाउ द ग्रेविटी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो देखिए आप लोग, आई थिंक यू हैव रिटन दिस डेफिनेशन। तो कंजर्वेटिव फोर्स है कौन, ग्रेविटी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। हाउ वी एक्सप्लेन दिस, लेट अस सपोज मान लो ये कोई पॉइंट है O और यहां से A है। अब ये कोई बॉल है, उसको आप पहले यहां लाए और फिर आपने क्या कर दिया, उसको H हाइट तक क्या कर दिया, तो ग्रेविटी के कारण वर्क डन, ये आपने उसको B पे पहुंचा दिया। तो सबसे पहले आपने पाथ कौन सा लिया, पहले उसको O से A लाए, फिर आप वर्टिकल चले गए और B पे पहुंचा दिया H हाइट पे। तो ये आपका हो गया W1। W1 मतलब अपन पहले उसको O to A ले गए, फिर A to B ले गए। तो आपका क्या हो जाएगा, OA तो 0 क्योंकि mg किधर काम कर रहा है, नीचे,
कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे तो mg किधर काम कर रहा है, नीचे, तो O2a जाने में वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो O2a का वर्क डन 0 हो जाएगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। अब A to B, तो ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, आप ऊपर जा रहे हो तो ये हो जाएगा mg h cos 180, fs cos 180 लगा दिया, तो फर्स्ट पास से वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस mgh। समझ में आ गई मेरी बात? सबसे पहले मैं उस ऑब्जेक्ट को O से A ले गया, फिर A से B ले गया, तो वर्क डन मेरा आया माइनस mgh, माइनस क्योंकि mg नीचे काम कर रहा है, ऊपर जा रहे हो, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा इन पाथ 1। ये मैंने क्या निकाला, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इन पाथ 1। फर्स्ट पाथ में ग्रेविटी के कारण वर्क डन अपन ने निकाला है ये। ओके, अब अपन ने क्या किया, उसका पाथ चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, O2a A2b नहीं है, अपन डायरेक्ट अब कहां चले गए, O2b चले गए। ये हमारा पाथ क्या हो गया, सेकंड। अब हम डायरेक्ट कहां चले गए, O2b चले गए। तो अब अपन निकालते हैं वर्क डन इन पाथ, लेकिन हाइट कितनी h ही है। देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। अपन ने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को चेंज नहीं किया है। इनिशियल पोजीशन पहले भी O थी और फाइनल B थी, अभी भी O और B ही है, लेकिन अपन ने पाथ चेंज कर दिया जाने का। पहले अपन O से A और A से B जा रहे थे, अपन डायरेक्ट O2B जा रहे हैं। तो देखते हैं वर्क डन कितना आता है। तो वर्क डन इन सेकंड पाथ, दैट इज OB। तो जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर होगा, तो इसको अपन मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट s, और वर्क डन यहाँ पे होगा ये mg, तो इधर इसका mg किधर काम करेगा, नीचे। तो ये सेकंड पाथ अपन यहाँ ले लिख देते हैं, और ये नॉर्मल रिएक्शन R, तो mg के कंपोनेंट करेंगे अपन इधर, तो ये हो जाएगा mg, ये थीटा एंगल मान लिया, तो ये भी थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये करना बताया रखा पहले मैंने। तो ये mg cos थीटा तो R से बैलेंस हो जाएगा। तो इसको O2B लाने में वेट का कौन सा कंपोनेंट काम आ रहा है, mg sin थीटा कंपोनेंट काम आ रहा है, केवल mg sin थीटा कंपोनेंट को मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है छोटा लिखा मैंने। तो mg sin थीटा, यस mg sin थीटा, तो आपका OB, O से B तक वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस mg sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s, इंटू डिस्प्लेसमेंट s। वही भाई, अब आप ऐसे जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा है वेट का, mg sin थीटा। आप ऐसे जा रहे हो, mg sin थीटा ऐसे काम कर रहा है, तो अगेन थीटा 180 डिग्री हो गया। और mg cos थीटा तो किससे बैलेंस हो गया, नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? तो हमारा O से B का वर्क डन हो जाएगा माइनस mg। अब देखो यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बेस, और ये आपका ये है थीटा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे अपन क्या देख सकते हैं, h अपॉन s इक्वल्स टू साइन थीटा है कि नहीं है। तो व्हाट वी कैन राइट, साइन थीटा को h अपॉन s और इंटू s पहले से रखा हुआ है। ये यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है, देखो OAB ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस h बाई s, अपन ने O से B तक का डिस्प्लेसमेंट s माना और हाइट h है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस साइन थीटा, तो मैंने साइन थीटा वैल्यू रख दी, s से s कैंसिल। अब आप देख लीजिए O से B का वर्क डन कितना आ गया, माइनस mgh। अब आप देख सकते हैं कि W1 इक्वल्स टू W2, ये W2 ही है, इसको W2 भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो इसका मतलब चाहे अपन उसको O से A और A से B ले गए हों, या फिर उसको अपन डायरेक्ट O से B ले गए हों, सेकंड पाथ दैट इज इक्वल टू ईच अदर। तो इस तरह से अपन ये वेरीफाई कर दिया है, अपन ने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया है कि जो ग्रेविटी फोर्स होता है mg, जो अपन वेट बोलते हैं जिसको अपन ऑब्जेक्ट का, दैट ग्रेविटी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इस तरह से बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण जो किया गया वर्क डन है बच्चों, वो पाथ पे डिपेंड ना करके केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही डिपेंड कर रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क मी। कंजर्वेटिव फोर्सेस की फर्स्ट डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन की है, नाउ द सेकंड डेफिनेशन वी कैन एक्सप्लेन, ठीक है। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी। जब तक मैं आपका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अटेंडेंस का।
आज भी ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट है आज। इन अटेंडेंस देयर इज सम इम्प्रूवमेंट आई एम फीलिंग, some improvement I am observing in attendance of the students. So there is some improvement in attendance very, but अभी देखो अभी भी जो है बच्चे पूरे नहीं आ रहे हैं। तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि स्टूडेंट्स आप पूरे आएंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको स्टडी भी अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब अपन लेते हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। Second definition of conservative forces, we take those forces, second definition, those forces by which definition number 2 of conservative forces I am writing on the board also. Those forces by which the net work done in any closed path is जीरो। एक क्लोज पाथ में उसका नेट वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो उसे भी अपन क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे क्लोज पाथ का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये मेरा ग्राउंड है और ये कोई एच हाइट पे कोई पॉइंट है लेट अस ए और ये ग्राउंड ओ। अब आपने कोई ऑब्जेक्ट को एच हाइट पे फेंका तो पहले वो O टू ए गया, अब वापिस से वो क्या करेगा, नीचे आएगा ओ पे। ये क्लोज पाथ बन गया नहीं बन गया, ठीक है। वापिस वो नीचे आएगा तो क्लोज पाथ बन जाएगा नहीं बन जाएगा, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन और वापिस इनिशियल पोजीशन पे आ गया। मतलब पहले O टू ए गया और A टू वापिस क्या आ गया, वो O आ गया। ये O यहाँ पे मिला सकते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज पाथ हो गया नहीं हो गया, O A O, दैट इज क्लोज पाथ। इसमें नेट वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो आप देख सकते हैं जब आप इसको O टू A फेंकेंगे हम क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो जब आप O टू A जाएंगे तो ग्रेविटी नीचे काम करेगी, आपकी बॉल ऊपर जा रही है तो ये हो जाएगा माइनस mgh। लेकिन जब ये क्या करेगा, A टू O आएगा, जब ये A टू O आएगा तो ग्रेविटी भी नीचे काम करेगी, हाइट भी नीचे काम करेगी, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, प्लस mgh। आ रही नहीं आ रही बात समझ में। अरे भाई ऑब्जेक्ट आपका O से A जाएगा तो ग्रेविटी काम करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी जा रही ऊपर तो थीटा 180 डिग्री, तो ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क डन बाय ग्रेविटी O टू A पाथ हो गया माइनस mgh। देन अगेन द ऑब्जेक्ट विल कम A टू O, तो इन दिस केस ग्रेविटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, देन यू कैन सी that will be theta 0 degree, then work done will be plus mgh. Now you see net work done in closed path, net work done in a closed path। जो एक क्लोज पाथ बना आपका, क्या बना क्लोज पाथ, O टू A और फिर वापिस A टू O। इस क्लोज पाथ में नेट वर्क डन जो हो गया दैट इज WOA प्लस WOB AO सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस mgh प्लस mgh दैट इज जीरो। तो ये है आपका वर्क डन नेट जीरो आ गया। देखो तो इस तरह से बहुत सिंपली अपन ये प्रूफ कर देंगे कि ग्रेविटी फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब पहले अपन ने पाथ वाला कंसेप्ट से किया था कि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, अब अपन ने बोल दिया कि एक कंप्लीट साइकिल में या कंप्लीट लूप में क्लोज पाथ में, यहाँ पे कई बार साइकिल भी बोला जाता है, क्लोज साइकिल भी बोल सकते हैं अपन, या क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट गया और वापिस इनिशियल पे आ गया, दैट इज क्लोज्ड पाथ। इस क्लोज्ड पाथ में नेट वर्क डन क्या हो, यदि जीरो हो देन वी से दैट इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। और एक थर्ड डेफिनेशन और अपन यहाँ ले लेते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर, इज दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल, दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी सिंपल, देयर इज नथिंग टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग इन दिस, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आई होप दैट। So students, now the third definition of conservative force we take net change in kinetic energy
द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy in one closed path or one cycle, one closed path or one cycle is zero। इसमें क्या बोलेंगे कि वन साइकिल में या वन क्लोज्ड पाथ में उसका नेट काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होता। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। अभी अपन ने क्या बोला, वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और सेकंड डेफिनेशन में भी मैंने प्रूफ किया कि एक क्लोज्ड पाथ में या क्लोज्ड साइकिल में नेट वर्क डन जीरो होता है, नहीं होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के कारण। अभी भी प्रूफ किया अपन ने, ये W इक्वल टू जीरो इन वन क्लोज पाथ, या अपन ने प्रूफ कर दिया। तो वी कैन राइट जीरो इक्वल्स टू के एफ माइनस के आई, और वी कैन राइट के आई इक्वल्स टू के एफ। तो अपन ने क्या देख लिया कि जब नेट वर्क डन भी जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल टू ईच अदर। तो दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी फोर्स इज ए conservative force that we have explained in very in easy way. My dear students, I think it is clear to everybody. Is there any doubt you can ask me? Is there any doubt you can ask me, my dear students? Okay, no doubts. Rajesh Verma को doubt नहीं है, very good. नाउ अब आता है नॉन कंजर्वेटिव। तो अब जब कंजर्वेटिव पढ़ लिया तो नॉन कंजर्वेटिव में कोई दिक्कत ही नहीं है। बस जो भी कंजर्वेटिव डेफिनेशन थी, कंजर्वेटिव की एग्जांपल समझ लेंगे। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, दीज ऑल आर द कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कुल मिला के इनके कारण काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। एनर्जी कंजर्व रहती है, अभी बताएंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन भी बताएंगे। नॉन कंजर्वेटिव मतलब एनर्जी का लॉस हो जाए काइनेटिक एनर्जी का, जैसे फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। अभी जैसे मैंने आते आज सेकंड क्वेश्चन जो कराया था, मड बॉल वाला क्वेश्चन जो कराया था कि भाई बॉल जो है वो मड बॉल से पास हो रही है तो उसकी वेलोसिटी 800 से 100 रह गई। तो डेफिनेटली वहां पे जो वो रेजिस्टिव फोर्स था दैट वाज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि उसने क्या कर दिया, बॉल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दिया। तो that will be the non-conservative force. तो such forces by which, अब देखो जो भी तीन डेफिनेशन थी उनमें नो कर दो। पहला क्या बोला था, वर्क डन डज नॉट डिपेंड, तो उसमें लिख देंगे वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ। समझ में आ रही है? नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन में जो तीन डेफिनेशन है वो एज इट इज नॉन कंजर्वेटिव की बन जाएगी। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द पाथ, वो पाथ पे डिपेंड करती है। मतलब नॉन कंजर्वेटिव के कारण जब हम अलग अलग पाथ से ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे फाइनल पोजीशन तक, तो वो अलग अलग पाथ में उसका वर्क डन भी क्या आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। सेकंड में अपने बोला एक क्लोज साइकिल में, एक क्लोज पाथ में नेट वर्क डन जीरो होता है कंजर्वेटिव में। नॉन कंजर्वेटिव में नेट वर्क डन जीरो नहीं होता है। नेट वर्क डन इज नॉट जीरो इन वन क्लोज्ड पाथ और वन क्लोज साइकिल इन नॉन कंजर्वेटिव। फिर उसमें अपन ने क्या बोला, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन सब क्या बोलेंगे, देयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन वन क्लोज्ड पाथ। आई थिंक नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और रेजिस्टिव फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्सेस, दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एग्जांपल क्या हो गए आपके, फ्रिक्शन फोर्सेस, रेजिस्टिव फोर्सेस and damping forces. These are the example of non conservative forces. इनके कारण किया गया वर्क डन पाथ पे भी डिपेंड करता है। एक साइकिल में नेट वर्क डन जीरो भी नहीं होता है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी जीरो नहीं होता है। मतलब देयर इज सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन वन साइकिल। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसमें प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि जब आप पाथ चेंज कर दोगे तो भी वर्क डन अलग अलग आएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। तो आई होप स्टूडेंट इट इज क्लियर टू एवरीबडी। these are the concept of conservative and non conservative forces we have discussed.
नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आते हैं किस पे, पोटेंशियल एनर्जी पे, जो आपको आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे की क्लास में देवेंद्र सर ने भी पढ़ाया होगा मेरी एब्सेंस में। मैं उसको एक बार वापस एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा सा। तो ओके, तो नाउ और नेक्स्ट टॉपिक विल बी पोटेंशियल एनर्जी। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट दिस। तो स्टूडेंट आपको आज क्या करना है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम और मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर मैंने एक एक क्वेश्चन कराया है, उसी पैटर्न के आपको 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। रिमेंबर व्हाट आई एम टेलिंग, जिस पैटर्न के मैंने आज क्वेश्चन कराए थे 2 आते ही, उसी पैटर्न के आपको कम से कम 4-4 या 5-5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, बाकी जो है आप लोग पढ़ाई करिए, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।